Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths and Matrix. I'm Lakshmi and here to explain to you about the miscellaneous exercise that we are left with for the chapter of relations and functions. As you know that we have completed solving all the three exercises of relations and functions, so it's time for us to complete this, and after this I would be coming up with the one short concept video for the topic of relations and functions. For that you have to stay tuned to my channel, as well as do not forget to subscribe to my channel for getting all the videos directly to your account, right? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन which says that the relation f is defined by f of x as x square when 0 less than equals to x less than equals to 3, and it is 3x when above 3 less than equal to x less than equal to 10. और बोला गया there is a relation g which is defined by g of x as x square for 0 less than equals to x less than equal to 2, and it is 3x for 2 less than equals to x less than equals to 10. and पूछा गया है show that f is a function and g is not a function. तो हमें सिर्फ चेक करना है कि ये f एंड g रिलेशन में से कौन सा रिलेशन है जो यूनिक आउटपुट का रिलेशन है, क्योंकि यूनिक आउटपुट वाला रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है. तो अभी देखते हैं पहले रिलेशन f की बात करते हैं. f ऑफ x जो उसने बोला था x स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे x को 0 दे दो, 0 के अबाव दे दो या तो 3 तक दे दो, ये तो यूनिक वैल्यू ले रहा ना, है ना. f इज फंक्शन बिकॉज इट्स टेकिंग द यूनिक आउटपुट, it's giving the unique output for every input. So f is clearly function as there is a unique output, as there is unique output. ठीक है, as there is unique output. तो यहाँ तक तो आपकी बात सही है, बट आगे क्या हो रहा है अभी देखो. हमारे पास f रिलेशन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है जब हम इनपुट वैल्यू 3 से स्टार्ट करके 10 तक देंगे. तो अभी हम f को ये इस तरह से मानेंगे. तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी तो 3 आ रहा ऊपर वाली डेफिनेशन पे x स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हमें अभी चेक करना बनता है कि ये 3 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है. यहाँ पे दोनों का सेम रहना चाहिए. अगर यहाँ पे आउटपुट चेंज हुआ तो क्या होगा, फंक्शन को हमने 3 पे ऊपर जब इनपुट दिया था तो वो 9 लिया था, यहाँ पे भी 9 ले रहा क्या, तभी जाके वो कंटिन्यू करेगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे, अदरवाइज नहीं करेगा, है ना. तो f इज फंक्शन एज देयर इज यूनिक आउटपुट हमने बोल दिया वहां तक के लिए. ऑल्सो वी कैन चेक दैट हियर, ऑल्सो हियर वी कैन सी दैट f ऑफ x is equals to 3x at x is equals to 3, f of 3 is 9, which is same as the output of that above relation x square definition. तो ये तो सेम हो रहा है. तो इसके कारण क्या हो जा रहा, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, दिस इम्प्लाइंग दैट f is a function, क्योंकि 3 पे हमारा मैटर करता है. 3 के बाद तो कौन है बंदा, 3 के बाद वाला, 3 के बाद कोई भी पॉइंट दे दो, ये तो 3x है. आप जो इनपुट दोगे आउटपुट लेगा, तो ये तो यूनिक ही जाने वाला है. ओके, आफ्टर 3 का इनपुट ये फंक्शन ही बनेगा. बट प्रॉब्लम क्या कहाँ हुई थी 3 पे, क्योंकि 3 पे क्या होता है, यहाँ पे भी इनपुट 3 दे रहे थे, यहाँ पे भी इनपुट 3 दे रहे थे, और दोनों का आउटपुट मैच हो गया, मतलब ये कंटिन्यू हो गया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में. तो यस, इट इज अ फंक्शन कहला गया ये. ठीक है, अभी जी पे क्या हो रहा है, देखो जी पे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पे 2 पे चेक करो, अभी आपको समझ में आ गई बात, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यूनिक वैल्यू लेगा जब आप 0 से 2 तक का दे रहे, बट 2 पे यहाँ पे आगे भी एक डेफिनेशन आ रही है ना. तो नाउ वी कैन सी दैट at x equal to 2, g of 2 is 2 square and g of 2 is 3 into 2. तो यहाँ पे दे रहा है 4 और यहाँ पे दे रहा है 6. so not valid definition of function. यहाँ पे valid नहीं है ना, दो आउटपुट आ रहे हैं, so there is no unique output. तो नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या लिखेंगे, since g of 2 is not unique for input. ओके, g of 2 is not unique, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर से डेफिनेशन से 4 आउटपुट दे रहा और 3x के डेफिनेशन से ये 9 आउटपुट दे रहा है. सो g of 2 is not unique for input. therefore हम क्या बोलेंगे, g is not a function. तो समझ में आ गई बात, प्रॉब्लम क्या होता है. तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप सिर्फ कहाँ पे चेक करोगे, ये पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा था वहाँ पे ही मैटर करता है ना. यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा था तब जाके तो आउटपुट अलग आने की चांसेस है. तो यहाँ पे आप क्रिटिकली चेक करोगे एंड देन यू वुड डिक्लेयर इजीली कि गिवन डेफिनेशन वाला रिलेशन फंक्शन है कि नहीं. ठीक है, समझ में आई बात. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी नंबर 2, और यहाँ पे हमारे पास है f ऑफ x विच इज x स्क्वायर और फाइंड करना है. चलो फाइंड करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू f एट 1.1 मतलब 1.1 का स्क्वायर माइनस f एट 1 मतलब 1 का स्क्वायर
ये सिंपल वैल्यू ऑफ दैट एफ हम निकाल रहे हैं एट गिवन इनपुट, ठीक है। 1.1 माइनस 1 करना है यहाँ पे। 1.1 माइनस 1 कितना होगा 0.1, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.1 का स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर आपको पता है 121, टू प्लेस ऑफ डेसिमल आएंगे तो 1.21 माइनस 1 अपॉन 0.1। ये 0.1 को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए यू कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 हियर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा देखो 0.21 इंटू 10, डिनोमिनेटर में 1 तो ये हो जाएगा 2.1, तो हमें मिल गया आंसर। आंसर क्या है हमारा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इट्स 2.1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देके रखा है नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या पता करना है, डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अभी डोमेन क्या होता है, ये वो वैल्यूज होते हैं जिसपे फंक्शन डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फंक्शन तो रेशनल टाइप का है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। आपको पता है ऐसा टाइप का फंक्शन कभी नॉट डिफाइन पे जाता है जब उसका डिनोमिनेटर में 0 ए लेता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या केयर लेंगे, हमें केयर ये लेनी है कि इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो। जहाँ पे वो 0 ले रहा होगा डिनोमिनेटर, वो वैल्यू सेट को मैं हटा दूँ तो बचा हुआ जो रियल नंबर रहेगा वो इसका डोमेन बन जाता है। तो यही आपका ट्रिक रहता है, जब भी आपके पास ऐसा p बाई क्यू का रेशनल फंक्शन होता है तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्यू पे जज करना होता है कि क्यू शुडंट बी 0। क्यू जहाँ पे भी 0 आ रहा है वो वैल्यू सेट को निकाल दो, क्योंकि अपना रियल डोमेन आ ही रहता है, उसमें से सिर्फ एक क्रिटिकल वैल्यूज को हमें निकालना होता है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो वही बात हम यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो करते हैं फिर। इसको पहले हम पहले से देख लेते हैं कि ये जो न्यूमरेटर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो कि दिख क्या आ रहा है x प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं आपको, और नीचे का जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है, इसको आप स्प्लिट करो। 12 का क्या होता है 6 2 ले लो, है ना, तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, तो अभी मैं फैक्टर लिखूँ, डिनोमिनेटर के क्या फैक्टर्स आएंगे, कॉमन फैक्टर देखो x माइनस 6 कॉमन आएगा, फिर बचेगा क्या बचेगा देखो x माइनस 2 बचेगा। आप उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 वुड बी 0 व्हेन इफ x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें ही 0 हो रहा है। तो ये इसका मतलब क्या हो रहा, डोमेन क्या होना चाहिए फंक्शन का, डोमेन r रहेगा बट इसमें से हमें हटा देना है 2 एंड 6 जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। न्यूमरेटर 0 रहता तो चलेगा, डिनोमिनेटर नॉन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रख लो। तो डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे हो रहा है, वो वैल्यूज को हमने रियल नंबर से हटा दिया, तो ये वाला क्या हो गया, बचा हुआ रियल नंबर हमारा बन गया डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। हो गई बात क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f which is defined as such। क्या है, f of x is equals to रूट ऑफ x माइनस 1। देखो इसने क्या बोला, रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो इसका आउटपुट और इनपुट दोनों भी रियल रहेगा। अभी ये रूट ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको पता है रूट में अगर निगेटिव नंबर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, इमेजिनरी आयोटा आ जाता है। तो हमें ये रियल फंक्शन की डेफिनेशन को मैच करना है, मतलब हमें क्या करना है, ये रूट के अंदर का एक्सप्रेशन को निगेटिव नहीं जाने देना है। 0 जाने दे सकते हैं क्या, यस दे सकते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ आता है आपको सर्ट टाइप का एक्सप्रेशन आता है, इसको सर्ट बोलते हैं ना, टाइप ऑफ सर्ट, तो तभी क्या होता है, आपको क्या करना है, आपको जो ये रेडिकेंड बोलते हैं, ये जो ये सिंबल के अंदर है ना, ये रूट सिंबल के अंदर, इसको क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव और 0 हो सकता है। तो x माइनस 1 हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है हमें x क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके अलावा कुछ भी दो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रूट क्या हो जाता है, नॉट रियल कहलाता है, इसीलिए हमें ये इसको हटा देना है। किसको हटा देना है, हमें x के लेस देन 1 की वैल्यू नहीं दे सकते, x 1 दे सकते हैं, 1 के अबाव दे सकते हैं। तो इससे हमें मिल गया डोमेन। डोमेन क्या मिला हमें, डोमेन ऑफ f क्या मिला, सेट ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विथ 1 एंड अबाव 1 कुछ भी चलेगा। तो ये हो गया इसका डोमेन। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, रेंज की। अभी रेंज पे बात करते हैं। रेंज क्या होगी, आप डायरेक्टली बता सकते हो, आपने जो क्रिटिकल था ये फंक्शन के लिए वो तो निकाल दिया, तो अभी इसका जो रूट जो आएगा वो तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आ सकता है क्या, पॉजिटिव नंबर इनपुट दे रहे तो पॉजिटिव रियल नंबर ही आएगा, 0 आ सकता है ना। तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन एट इंफिनिटी रहेगा रेंज। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि ये तो निगेटिव लेने के चांसेस ही नहीं है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आएगा क्योंकि हम लोग इनपुट ही पॉजिटिव दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, निगेटिव नहीं दे सकते क्योंकि इससे वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो क्लियर सी बात है कि ये डोमेन के लिए इसका रेंज तो फिक्स्ड है, यही आएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझो। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या देखे रखा है, मॉड ऑफ x माइनस वन। आप सभी को बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, मॉड x के बारे में पता होना चाहिए। ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू भी देता है। जीरो दे सकता है जब x जीरो रहेगा, बट अब जीरो के अलावा आप कुछ भी इनपुट दो, निगेटिव दो, पॉजिटिव दो, तो भी ये क्या देता है, पॉजिटिव। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी इसको डोमेन हम क्या दें, डोमेन मतलब सेट ऑफ वैल्यूज दैट वी कैन गिव एंड फंक्शन इज डिफाइंड। तो ये तो मॉडुलस फंक्शन है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, है ना। इधर डिनोमिनेटर तो वन पड़ा है, तो ये तो नॉट डिफाइंड की बात ही नहीं आ रही है। तो दिस इज डिफाइंड फॉर, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे मॉड ऑफ x माइनस वन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका डोमेन तो क्या हो गया, डोमेन तो हो गया सेट ऑफ R। बट रेंज की बात करते हैं, अभी रेंज क्या होगा, बोलो क्या होगा। यहाँ पे मैंने हिंट दे दिया, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, ये या तो जीरो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये सभी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो क्या बोलते हैं रेंज रहता है ना, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये जो सिंपल टाइप के जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो इसका भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल जीरो टू ओपन एट इंफिनिटी बोल सकते हैं। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है f विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे f दिया है, ठीक है, एंड बोला गया फंक्शन, मतलब ये क्या है, हमारा इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। तो मतलब इसको अलग तरीके से लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, तो डरो मत ऐसे कुछ देख के। तो ये जो फॉर्म देखे रखा है ना, ये फॉर्म यही फॉर्म है, या तो ऐसे लिखो वैसे लिखो, मतलब वही है। क्योंकि रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, x, y। y आउटपुट होता है, x इनपुट होता है। उसी तरह से यहाँ पे जब रिलेशन फंक्शन बन जाता है, तो हम लोग फंक्शन के मामले में उसको इस तरह से लिखना पसंद करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। दे सेड दैट दिस इज डिफाइंड फ्रॉम r इंटू आर, मतलब यहाँ पे जो f डिफाइंड है वो r टू r डिफाइंड है, ठीक है। फर्स्ट सेट है r, इनपुट वैल्यू ले रहे रियल नंबर से, आउटपुट वैल्यू भी रियल नंबर के आ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हम लोग को पर्टिकुलरली रेंज पूछा है, रेंज पूछा मतलब एग्जैक्ट आउटपुट क्या रहेगा वो पूछा है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए काम करना है, तो हमें देखना है कि ये फाइनल क्या क्या वैल्यू ले सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, आपको पता है वन प्लस एक्स स्क्वायर जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर रहेगा। और एक बात आपको पता है कि एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव अमाउंट है। हमेशा आप एक्स को निगेटिव दो, पॉजिटिव दो, ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो बेसिकली जब ये चीज होती है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बेसिकली तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये तो क्लियरली क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये जीरो रहने के चांसेस है, वन एक्स इज जीरो, क्योंकि हमारे पास इनपुट जीरो है, तो जीरो रहने, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो हम आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो और एक दूसरी बात क्या समझी आपने, यहाँ पे देखो आपने क्या समझा, जब मैंने आपको बोला कि वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ी है, तो इसका मतलब अगर मैं इसका डिवीजन लूँ एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो लेस देन वन आएगा ना पक्का। अगर आपका डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है यहाँ पे, तो इसका जो डिवीजन करने जाओगे तो लेस देन वन, जीरो पॉइंट में आएगा ना, लेस देन वन रहेगा डिवीजन का आंसर। तो ये तो क्लियरली लेस देन वन हो गया, ठीक है, ये लेस देन वन। बट ये निगेटिव जा सकता है कि नहीं जा सकता, यहाँ पे तो मैं बोली ये जीरो हो सकता है, बट एक्स व्हेन एक्स इज जीरो बट लेस देन वन रहेगा। तो क्लियर यहाँ पे हो गया कि दिस इज इम्प्लाइंग अस दैट कि रेंज जो रहेगा, रेंज में क्या आएंगे वैल्यूज, लेस देन वन आएंगे, मानते बात, बट जीरो से स्टार्ट होंगे, निगेटिव पे तो ये जाने के चांसेस ही है नहीं। तो ये पहला कंडीशन था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन वन, तो इससे हमने रेंज पता कर ली, ठीक है। क्लियर है बात, तो ये ठीक से लिख दूं मैं, दिस इज क्लोज एट जीरो टू ओपन एट वन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7। लेट f and g be defined from r to r respectively by f of x is equals to x plus 1 and g of x is equals to 2x minus 3। और बोला गया find f plus g, f minus g and f by g, ठीक है। f plus g निकालो, f plus g मतलब f plus g at x, इसका डेफिनेशन क्या होता है, f at x plus g at x, दोनों को ऐड कर लो, x plus 1 plus 2x minus 3 कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फंक्शन आएगा 3x minus 2, ये हो गया। और क्या बोला था नेक्स्ट, f माइनस जी, मतलब f माइनस जी, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाना होता है, ठीक है, एट x, तो ये हो जाता है f एट x माइनस g एट x, सब्ट्रैक्शन कर लो दो फंक्शन का, तो x प्लस वन माइनस टू एक्स
ये +3 बनेगा, है ना, इधर माइनस आएगा तो इधर अप्लाई हो रहा है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो +3 होगा, तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते, क्या आ रहा है ये आ रहा है -x और +4, तो 4 - x लिखेंगे, समझ में आ गई बात। और जो बचा था नेक्स्ट वो क्या था हमारा f/g, इट्स अ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, तो ये हमारे पास है x + 1 अपॉन 2x - 3, बट ये फंक्शन तभी डिफाइन रहेगा, आपको पता है, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन डालनी होगी x शुड नॉट बी इक्वल टू 3/2। कैसे सॉल्व कर लूँगी इसको, 2x - 3 = 0 पे सॉल्व करो तो आपको मिलेगा कि x क्या होना चाहिए 3/2, ताकि डिनोमिनेटर 0 हो, मतलब हमें वो नहीं चाहिए, ताकि हमारा फंक्शन 0 ना हो, ठीक है। तो x शुडंट बी इक्वल टू 3/2, क्योंकि x अगर 3/2 होगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा और उससे क्या होगा, f/g नॉट डिफाइन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप f/g डिफाइन करते हो तो ये कंडीशन डालनी जरूरी होती है डिनोमिनेटर के लिए, कि कब वो फंक्शन का जो डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन 0 जा रहा है तो वो उसको हटा दो डोमेन से, तभी वो डिफाइन रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8, और यहाँ पे हमारे पास है f विद द ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3, बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय। तो इस तरह से वो डिफाइन करके दे रखा है और पूछा है यहाँ पे a, b। ये आसान है क्योंकि हमारे पास तो इनपुट आउटपुट पड़े, 4 इनपुट 4 आउटपुट पड़े, कोई भी 2 को उठा लो, क्योंकि हमको ax + b में से a और b दोनों ही अननोन है, तो निकालने के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए। तो 4 पॉइंट में से आप कोई भी 2 पॉइंट को उठा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझो मैं चूज कर लेती हूँ पॉइंट्स 1, 1 और 0, -1, आप कोई भी 2 पॉइंट को उठा के इसको सॉल्व कर सकते हो 4 में से। तो मेरे पास है f(x) ax + b, तो मेरे पास दिया गया था 1, 1 बिलोंग्स टू द फंक्शन f, डेफिनेशन, तो x में 1 देके f(x) 1 ले सकती हूँ, तो f(1) = a + b, बट f(1) कितना है, 1 है। देखो ये क्या होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट, आउटपुट कौन है, ये f(1), ठीक है, समझ में आ रही बात। तो 1 = क्या है हमारे पास, a + b, ये बन गया इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा क्या है, 0, -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू f, तो इनपुट हम अभी दे रहे हैं 0, तो f(0) क्या होगा, 0 + b, तो f(0) कितना देके रखा है, -1, ठीक है, -1 = b, मतलब b मिल गया हमें, है ना, b मिल गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। सो पुट इन 1, पुट दिस इन 1, तो ये हमें देगा a का वैल्यू, है ना, तो a - 1 = 1 देके रखा, तो a = मिल गया 2, और इससे हमें पता चल गया कि फंक्शन f(x) एक्चुअली क्या है, ये है 2x - 1, देख लो इजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, लेट r be relation from n to n, let r be relation from n to n, n क्या है, set of natural numbers defined by this particular relation, that it consists of a, b ordered pair where a and b both comes from set of natural numbers and a = b²। तो ये है एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। अगर आप a, b ले रहे हो मतलब उसको इस ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना होगा। नाउ अभी उन्होंने पूछा गया है कि ये r के बारे में, ये रिलेशन r के बारे में, आर द फॉलोइंग ट्रू पूछा है, कौन आर द फॉलोइंग ट्रू, ट्रू क्या फॉल्स से बताना है, a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n, ये चेक करना है, चेक करना है, तो तीनों को 1 बाय 1 हम चेक करेंगे और हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, मतलब चेक करते करते हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे a, की बात करेंगे, a की मतलब क्या होगा, देखो व्हेन यू से दैट, अभी मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ, a, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या होगा, a = a²। अभी दिस इज a = a² फॉर ऑल नेचुरल नंबर है कि नहीं है, ओके, a = a², नॉट ट्रू, तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल दे दो, a = 2 ले लो, a = 2 लेंगे, 2 इज नॉट इक्वल टू 2², डन हो गया, जस्टिफाई हो गया हमारा आंसर। सिर्फ वो a = 1 के लिए ये डेफिनेशन वैलिड है, a, बिलोंग होने के लिए, अदर 2 ले लो 3 ले लो ये तो वैलिड ही नहीं है, हम नहीं बोल सकते ना 3 = 3²। तो ये मैंने लिख दिया, जस्टिफिकेशन हो गया पहले का। अभी सेकंड की बात करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम, सेकंड की यहाँ पे बात करते हैं, सेकंड की मैं बात करूँ, ये a, b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, ये सही है क्या, देखते हैं। देखो a, b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा a = b²। ना
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा? फिर बी का जगह ए ले लिया, ए की जगह बी ले लिया, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सही है क्या? नहीं सही, नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल एन। क्यों? मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके आपको उसका जस्टिफिकेशन देती हूँ। आप ले लो 4,2, ठीक है। 4,2 कैसे लिख पाएंगे हम? 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, बट 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर है क्या? नॉट, ठीक है। हो गया जस्टिफिकेशन। सिमिलरली अभी हम बात करेंगे थर्ड की, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट कि AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. इट्स नॉट ट्रू है। मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। ये थर्ड भी क्या है? नॉट ट्रू है। तो इसमें एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? देखो, आपको पता है 81,9, ये इम्प्लाई आपको पता है कर रहा है 81 इक्वल टू 9 स्क्वायर, ठीक है। अभी ले लेते हैं 9,3, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ओके, तो ये सेटिस्फाई है, ए सेटिस्फाई है। तो अभी ये देखते हैं सेटिस्फाई है ए कॉमा सी। ए कौन है हमारा? ए है 81 और सी कौन है हमारा? 3 है। तो अभी हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? ए सी बिलोंग हो रहा है क्या? मतलब 9 इज इक्वल टू, सॉरी 81 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर है क्या? नो, नॉट, राइट। सो हमने चेक कंप्लीट कर लिया, ये नॉट ट्रू है। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन हो गया कि ये एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है कि ये भी ट्रू नहीं है। सो ऑल द 3 आर नॉट ट्रू। डन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लेट ए इज गिवन, बी इज गिवन एंड एफ बी गिवन सच आर द फॉलोइंग ट्रू। पूछा गया है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। चेक करो, एफ रिलेशन है क्या फ्रॉम ए टू बी? रिलेशन होने के लिए डेफिनेशन वैलिड होनी चाहिए। 1 to 5 एफ में बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लेते हैं ना एफ का। 1 to 5, 2 to 9, ठीक है। फिर 3 to 1 और क्या दिया है? 4 to 5, 2 to 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो 1 जा रहा है 5 को और 4 जा रहा है 5 को, तो 2 इनपुट एक आउटपुट, मेनी टू 1 दे रहा है, नहीं चलेगा। 2 11 है और 2 9 भी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, है ना, रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। अभी इसको रिलेशन कंफर्म करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप ए क्रॉस बी को देख लो, इसमें ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर आएंगे। सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। बट हमें रिलेशन में क्या मिल रही है? कुछ मिल रहा है, चलेगा ना। हमारा रिलेशन तो वही होता है, आर इज क्लियरली सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज इम्प्लाइंग दैट दिस एफ इज रिलेशन। यहाँ पे आर नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना? हमें एफ लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एफ के नाम पे रिलेशन बोला है। तो एफ इज रिलेशन बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो तो सबसेट ही रहेगा ऑर्डर पेयर का। हमें ए क्रॉस बी अगर हम निकालने जाएंगे गिवन सेट्स का, तो ऑल पॉसिबल मिलेंगे, उसमें से कुछ पॉसिबल तो हमें मिल रहे जो कि हम रिलेशन में ले सकते। तो ये तो रिलेशन हो गया। अभी क्या है नेक्स्ट लाइन पे हमें चेक क्या करना है? नेक्स्ट लाइन पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन होने के लिए सिर्फ क्या चेक करना होता है? यूनिक आउटपुट। यूनिक आउटपुट है क्या? देखो यहाँ पे आपने इनपुट दिया था 2, है ना, उसका दोनों का आउटपुट एक ही है, चलेगा, उनका एक एक आउटपुट कहलाएगा। 2 भी दिए थे एलिमेंट्स इनपुट, तो उसके क्या हो रहे हैं? यहाँ पे 2 आउटपुट आ रहे। तो ये क्या है? काउंटर एग्जाम्पल है, नॉट यूनिक आउटपुट। ये आउटपुट यूनिक नहीं है, तो देयरफॉर एफ इज नॉट फंक्शन। एफ इज नॉट फंक्शन। सिर्फ यहाँ पे इतना ही आपको लिखना है, सिंस एफ ऑफ 2 इज नॉट यूनिक। हो गई बात खत्म। सिर्फ एक ही भी आपको ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका आउटपुट यूनिक नहीं, तो उतना ही आपको काफी है ना बताने के लिए कि ये फंक्शन नहीं है। हो गई बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 11। एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। तो यहाँ पे एफ क्या है? सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड है करके उन्होंने बोला है, एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो इसमें इनपुट और आउटपुट आप गौर कर लो। इनपुट क्या है? ए बी है, ये इनपुट है, और ए प्लस बी क्या है? आउटपुट है।
यहाँ पे a कॉमा b कहाँ से लेना है, सेट ऑफ इंटीजर से लेना है। तो अभी पूछा गया है इज f ए फंक्शन फ्रॉम z to z, जस्टिफाई योर आंसर। हमें फंक्शन जब भी पहचानने में आता है तब आपका सिर्फ काम एक ही होना चाहिए कि आप कोई ऐसा कुछ सोचो एलिमेंट जिसका इनपुट यूनिक ना हो। तो अभी हमारा इनपुट कौन है, a इंटू बी है, तो हमें a एंड b को चूज करना है सच दैट a भी इनपुट हो, a प्लस बी आउटपुट हो। अगर a प्लस बी आउटपुट यूनिक आ रहा मतलब फंक्शन होगा, अगर नहीं आ रहा मतलब नॉट अ फंक्शन रहेगा। तो यहाँ पे मैं अभी चूज करती हूँ एक सेट से, मैंने a इक्वल टू बोली 1 एंड b इक्वल टू मैं बोल रही हूँ 2। तो यहाँ पे इनपुट I1 में लिख रही हूँ, इनपुट क्या रहेगा, I1 रहेगा 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। आउटपुट O1 लिख रही हूँ मैं, क्या रहेगा आउटपुट, a प्लस बी 1 प्लस 2 क्या रहेगा 3। अभी नाउ if I choose some negative because z is a set of integers, इसमें नेगेटिव भी है, समझो मैं इसी के नेगेटिव्स लेती हूँ, कोई आप कोई और सेट भी लेके उसके नेगेटिव्स ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल केस चूज कर रही हूँ, a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू -2 लूँगी। तो I1 तो मेरा वही रहेगा -1 -2, क्योंकि मुझे इनपुट सेम रख के आउटपुट सेम है कि नहीं देखना है, आउटपुट सेम है कि नहीं देखना है, क्योंकि आउटपुट क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए ना। अगर सेम इनपुट को अगर दो आउटपुट दे रहा है बंदा तो वो बन जाएगा नॉट अ फंक्शन, है ना। इसीलिए मैंने ऐसा चूज किया है। तो अभी आपका इधर O1 O2 लिख दो, I1 I2 बराबर है 2 ही दे रहा है ये भी इनपुट, तो यही 2 इनपुट पे आउटपुट क्या हो रहा है देखते हैं, -1 -2 ये हो जा रहा है -3। इज इट सेम, इज इट सेम, नॉट सेम। -3 इज नॉट इक्वल टू 3, नॉट यूनिक। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि आपको ये नॉट यूनिक है, आउटपुट इज नॉट यूनिक। आउटपुट क्या बोलेंगे, आउटपुट f ऑफ ए बी इज नॉट यूनिक, देयरफॉर इसका जस्टिफिकेशन हो गया कि f इज नॉट अ फंक्शन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, f इज नॉट अ फंक्शन, देयरफॉर f इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लेट a be the set and let f be defined from a to set of natural numbers। एक सेट a से एलिमेंट्स लेने इनपुट वाले, और हमारा आउटपुट कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा, और डिफाइन करना इस तरह से f at n इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो हमें इसका रेंज निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। f ऑफ n अच्छे से डिफाइन करके दिया है कि ये क्या है, हाईएस्ट फैक्टर है, सॉरी हाईएस्ट नॉर्मल फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर, मतलब जो फैक्टर ले रहे हो हाईएस्ट वो प्राइम होना चाहिए। तो ये आपको इनपुट दे के रखे ना, तो आप रेंज तो डायरेक्ट इनपुट एक एक को ले लेके बना सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, f at 9 को निकालेंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका हाईएस्ट प्राइम क्या आएगा, 3 आएगा। हमें डेफिनेशन लगानी है। f at 9 मैंने 3 क्यों लिखा, 3 इसका हाईएस्ट प्राइम है, 3 into 3 लिख सकते हैं ना। f at 10 इसका हाईएस्ट प्राइम कौन रहेगा, 5 रहेगा, बिकॉज 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, बट हाईएस्ट को लेना है एज अ डेफिनेशन में। ठीक है, समझ में आई ना बात। अभी f at 11 को तो 11 ही रहेगा बंदा, क्योंकि 11 खुद ब खुद प्राइम है। 1 इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट, ये आपको पता है, क्योंकि 11 को आप सिर्फ 11 into 1 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात। f at 12 क्या रहेगा, देखो f at 12 में हमें आ रहा 2 6 12, फिर 2 into 3 आता है ना प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें से हमें किसको देना है हाईएस्ट प्राइम, 3 को देना पड़ेगा, वो हाईएस्ट है ना। तो इधर हम लेंगे 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 12 क्या हो गया, 2 square into 3। यहाँ पे प्राइम हाईएस्ट कौन है, 3 है। ये हो गई बात। और क्या बचा है अभी, f at 13, ये 13 प्राइम है तो यही रहेगा बंदा, जैसे कि 11 का था। तो हमें अभी मिल गई रेंज, हमने हर एक इनपुट को लेके आउटपुट निकाला, तो हमें रेंज क्या मिला, 3 5 11। यहाँ पे देखो 3 और एक बार मिल रहा है तो एक ही बार लिखेंगे एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेट, और 13। ये हो गया हमारा रेंज ऑफ n। समझ में आई बात। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के। इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक NDA and IIT JEE, this exercise gonna be very much useful to you as well to to explore to the type of question that can be expected in your examination based on the relations and functions chapter। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे which would test your knowledge, the conceptual knowledge about the relations and function।
होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. And do subscribe to my channel, guys. I'll be keep getting such videos for you, which would be really helpful for your competitive exam as well as your grade 11th and 12th written examination. So stay tuned with me on my channel, Maths and Matrix.